से हूँ। हरियाणा का एक पानीपत जिला है। अब आपको जॉब करना है या फिर शादी कर देनी है। तो मैंने मेरी लाइफ में बहुत हार्ड डिसीजन लिए। मैं पकड़ के महिलाओं का रेप कर देना, उनके घर जला देना, बहुत सारे स्टार्ट की, तो व्हाट इंस्पायर यू टू आते तो हम घर की तरफ भागते हैं कि हम बारिश से बच जाएंगे। अगर कोई हमको मार कर रहा है, मारपीट कर रहा है या फिर हम हैं सीजा निजामी एंड फरत आ रहा है, महिलाओं को दी जाती है। अगर दलित में मुसहर या मार जाते हैं, आपने दारू बंद किया, आपने शराब बंद किया, और एक कम्युनिटी जो दलित कम्युनिटी उसका पेशा ही दारू बेच के पैसा कमाना है जी। तो वहां पे आपने उसको कोई दूसरा व्यवसाय नहीं दिया। उनकी घटना है जिसमें महिला को बहुत सरेआम नंगा करके घुमाया गया था, मुस्लिम महिला को, और वो सरकारी टीचर थी। वो ये तब जाके उनके एफआईआर दर्ज हुई। तो ऐसे अगर कोई भी दलित कोई एफआईआर दर्ज करता है तो देन उसके साथ जो अगेन अगेन क्राइम होते हैं वो एक बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल रहना लोग करेगा। तो हरिजन एक्ट करके उसमें दिया हुआ है। ये जानने वाली बात है कि हरिजन जो है वो सब यूटिलाइज नहीं कर सकते। इट इज इन टर्म्स ऑफ बट वो एफआईआर में एफआईआर में होगा। दर्ज। वो जब ई कोर्ट हम खोलते हैं, ई कोर्ट वेबसाइट, वो ई कोर्ट की वेबसाइट पे भी वो हरिजन हरिजन वर्ड्स शब्द रहते आपको हैं। दिखेगा। और वो सारे एविडेंस है, मैं शेयर कर दूंगी वहाँ। इसमें भी ज्यादा काम है, मुस्लिम्स में काम है स्पेशली। तो आप मुस्लिम्स की क्या क्या चैलेंजेस देख रही हैं मैम? क्योंकि दलित के बारे में आपने सारे इंसिडेंट बताए, या फिर कि मुस्लिम्स के एजुकेशन सेक्टर्स में तो इस क्या क्या आप देख रही हैं? आपकी फाउंडेशंस मुस्लिम्स पे भी ज्यादा काम कर रहे हैं, तो व्हाट व्हाट यू रिफ्लेक्ट ऑन मुस्लिम्स? के लिए मतलब चलो किसी ने हॉबी का पूछा, क्योंकि महिलाओं की एटलीस्ट हॉबीज कोई हो ही नहीं पाती है। उनको थोपा जाता है कि तुमको अच्छा कुकिंग करना है, तुमको अच्छा ये करना है। कभी पूछा ही नहीं गया कि तुमको क्या करना है। लाइनें हैं, हम लड़कियां भी आगे आना चाहती हैं, नीले गगन को छूना चाहती हैं, लड़कों से 2 कदम आगे होना चाहती हैं। हम लड़कियों को दबाया है, वो पढ़ सकते हैं, उतना पढ़ना है और अपने पैरों पे जरूर खड़े होना है। और एक बहुत इमोशनल थॉट है हम लोगों को जो हमेशा बोला जाता है कि तुम्हारे पति का घर है, पति के घर जाना है, पति के घर जाना है। और पति बोलते हैं कि अपने बाप के घर जाओ, अपने बाप के घर जाओ। तो एक जो फीलिंग है कि हमारा घर कहाँ, तो हमेशा एक सपना बनाए। So by the way, when I introduce you, that I have a book for you that I have given gifting you for this beautiful thank book you, from a thank prophet you so message. much. Thank you. Subscribe to the Holistic Hair Podcast और मैम का बहुत बहुत वेलकम टू हॉलिस्टिक हेयर पॉडकास्ट मैम, और आपके खैर मकदम है इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया। तो मैं बताना चाहूँ कि मैम जो है ईवा फाउंडेशंस की संस्थापक हैं और इज वर्किंग ऑन द ईवा फाउंडेशन। सो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं ऑडियंस को कि आप आपकी जर्नी कहाँ से बिगिन हुई मैम। बिल्कुल, मेरा नाम सविता अली है और मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। हरियाणा का एक पानीपत जिला है और वहाँ पे भी एक गाँव है। तो मैं गाँव से हूँ और बिल्कुल एज ए वीमेन जो एक स्ट्रगल महिलाओं के रहते हैं कि आप एक महिला हैं तो आपको एजुकेशन नहीं करना है या फिर आप हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते हैं। देन आप कैसे भी पढ़ पढ़ लिख लेते हैं वहां तक, और फिर एक स्टेज आता है कि अब आपको जॉब करना है या फिर शादी कर देनी है। तो मैंने मेरी लाइफ में बहुत हार्ड डिसीजन लिए। मुझे लगा कि मेरा शादी से ज्यादा जॉब करना बेहतर होगा। और मैं जॉब करने के लिए दिल्ली में मैंने एक संस्था ज्वाइन की, नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स। और वहां से मेरी जो जर्नी कहें तो वो स्टार्ट हुई। वहां मैंने दलित राइट्स के ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि हरियाणा में ये दिखने को मिलता था कि बहुत सारे ऐसे जाति के आधार पे किसी को भी पकड़ के महिलाओं का रेप कर देना, उनके घर जला देना। बहुत सारे कांड ऐसे हुए, गोहाना कांड हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ जिसमें एक जिंदा जला दिया था दलित व्यक्ति को। तो ये सारे चीजें मैंने मेरी बहुत कम उम्र में ही मतलब देख लिया। दैट आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड जब मैं इस सेक्टर में आ गई, सोशल सेक्टर में। और फिर इस सोशल सेक्टर में ही रहते हुए मैंने अपनी पढ़ाई आगे की कंटिन्यू की। बहुत टाइम पे घर छोड़ना पड़ा, घर छोड़े भी, बट इसी सेक्टर में फिर आगे मैं बढ़ती रही। व्हाट इंस्पायर यू टू स्टार्ट दिस ईवा फाउंडेशंस जो आज आप कर रहे हैं इस काम ईवा फाउंडेशंस के लिए? तो
व्हाट इंस्पायर यू टू स्टार्ट, गर्ल फ्रॉम हरियाणा, एक लड़की जो हरियाणा की है वो बिहार आकर के एनिवा फाउंडेशन स्टार्ट की, तो व्हाट इंस्पायर यू टू स्टार्ट दिस फाउंडेशन मैम? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि मेरी शुरुआत ही कहीं न कहीं सोशल सेक्टर में हो गई थी और मैंने काम करना शुरू किया, और जब देखा कि इस तरह के महिलाओं के साथ में इश्यूज़ होते हैं, देन वो कुछ भी कर ले, देन तब भी वो होता है ना कि आप पे न अगर किसी महिला से पूछते हैं आप क्या करते हैं, कि हाउसवाइफ है, कुछ नहीं करती, बट वो 24 आवर्स आपके लिए काम करती है। तो वो चीज़ एक समझ में आती है कि एज़ ए वीमेन आप कितना भी काम करो, देन उसको आप दिखा नहीं सकते हो कि आप इतना कर रहे हो। एंड उसके साथ साथ आप अगर देख रहे हैं कि जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे जो इतनी हिंसाएं हो रही हैं, और बीइंग एडवोकेट, बाय प्रोफेशनल मैं एडवोकेट हूँ, और जब मैंने कोर्ट में भी देखती हूँ कि किस तरह के केसेस आते हैं, ज्यादातर घरेलू हिंसा के, जहाँ पे हम बोलते हैं कि एक घर ऐसा है जहाँ पे हम उस घर में सेफ रहते हैं। अगर बारिश आती है तो हम घर की तरफ भागते हैं कि हम बारिश से बच जाएंगे। अगर कोई हमको मार कर रहा है, मारपीट कर रहा है, या फिर हमको कुछ डरा रहा है, तो हम जाते हैं अपने घर में घुसते हैं कि वहां पे हम सेफ फील करेंगे। लेकिन जब घर के अंदर ही आपके साथ मारपीट होती है, घरेलू हिंसा होती है, तो ये सारी चीजें इतने केसेस जो मैं देखी मेरी लाइफ में ना, तो वहां से समझ में आया कि अ, मतलब बहुत मुश्किल है यहाँ पे सरवाइव करना इस तरह से। तो वी नीड टीम, एक टीम की जरूरत है, और हम लोगों को उसको थोड़ा सिस्टम वाइज काम करने के लिए, सिस्टमेटिकली की थोड़ा अच्छा काम हो, तो ईवा फाउंडेशन स्टार्ट किया। व्हाट आर द काइंड ऑफ टीम यू हैव? मैं आपके वेबसाइट पे विजिट कर रहा था, यू आर हम्म, वंडरफुल टीम्स, कैन यू शेयर हम्म। समथिंग अबाउट द टीम दैट यू वर्किंग, अ, हु आर वर्किंग ऑन द टीम, कैन यू शेयर दिस? या मोस्टली जो हम लोगों की टीम में है वो ज्यादातर एडवोकेट्स से हैं। हम लोगों ने तकरीबन 2-3 एडवोकेट से हम लोगों की टीम में जुड़े हुए हैं, और उसके साथ में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो इन मुद्दों से ताल्लुक रखते हैं कि नहीं, अगर किसी दलित के साथ में या किसी माइनॉरिटी के साथ में कोई भी हिंसा होती है तो वो गलत है। गलत का मतलब फिर गलत है। तो अगर वो ऐसे सोच रखते हैं, तो वो उस तरह के लोग हमारी टीम में जुड़ते हैं, और जो हम लोग टीम जिसको बोलते हैं, लाइक जो मिल के काम कर रहे हैं Can you अभी। have the name सो of core member? I visited your website that there's few core member. Can you say some name of it? या हम 5 लोगों ने मिलके युवा फाउंडेशन को रजिस्टर करवाया, जिसमें मैं हूँ, और मेरे साथ में एक विजय प्रकाश हैं, वो टाटा टिस के स्टूडेंट रहे हैं। उसके साथ साथ में एक शीजा है, शीजा निजामी, एंड फरत आरा है, और एक नेहा शर्मा है। तो हम लोग 5 लोग हैं, जिसमें 4 वीमेन है और एक मेल है। यहाँ पे रखने का एक मकसद ये भी था कि हम एक फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, कि हमको लगता है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को एम्पावर होना बहुत जरूरी है, और अगर महिलाएं एम्पावर होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो हिंसा के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो मैम इसलिए हम लोगों आई ने थिंक दैट हम्म, कि जैसे आपका काम जो है बिहार के दलित्स और माइनॉरिटीज हम्म, में है, तो क्या चैलेंजेस देखती हैं बिहार में स्पेशली मैम, कि जो बिहार के दलित्स और हम्म, माइनॉरिटीज में आप फील्ड पे गए हैं, ग्राउंड पे, तो क्या हम्म। क्या चैलेंजेस देखती हैं जो ऑडियंस को बताना चाहें इन पॉइंट वाइज अ, एनीथिंग? बिल्कुल, चैलेंजेस नॉट ओनली बिहार, आई थिंक बिहार में आके तो मुझे ये और समझ में आया कि हर स्टेट के सेम चैलेंजेस है, अगर हम महिलाओं की बात करें, और उसमें भी अगर स्पेसिफिक दलित और माइनॉरिटी को अगर रखते हैं, उनकी बात करें, बिल्कुल एजुकेशन ना के बराबर महिलाओं को दी जाती है। अगर दलित में मुसहर या माझी कम्युनिटी की बात करें, तो वहां पे ऐसा लगता है कि जो शिक्षा है सिर्फ लड़कों के लिए बनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 50,000 रुपया है, और वहां पे हमको लड़का और लड़की दोनों को पढ़ाना है, तो हम ज्यादा फोकस लड़के को करते हैं। तो सेम ये सिचुएशन देखने में मिले कि महिलाएं जो लड़कियां हैं एजुकेशन में नहीं है, ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है, एंड यहाँ पे चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा रेट है बिहार यू कि सिंग बिहार। राइट, चाइल्ड मैरिज, आप 18 के नहीं होते हैं तो आप शादी कर देते हैं। मतलब कहीं कहीं ना कहीं पेरेंट्स के पास से लड़का और लड़की के लिए अलग सपना है। लाइक आप लड़की के लिए सपना देखते हो शादी का, कि आपको बस लड़की को शादी कर देना है, इसको विदा कर देना है, एंड लड़के को आपको ऑफिसर बनाना है। तो ये जो भेद है घर के अंदर, ये एक बहुत क्लियरली दिखने को मिलता है। देन फिर जाति के आधार पे जो आपके साथ हिंसा होती है, जैसे डायन बोल के किल करना, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जो डायन है वो दलित महिलाएं ही क्यों होती हैं, हम्म। दूसरी महिलाएं क्यों नहीं है।
तो डायन बोल के किल करना, उनका किडनैपिंग करना, देन उनके साथ रेप, गैंग रेप, ये करना, और बहुत हीनियस क्राइम। एंड दैट शेमफुल ये है कि जब भी किसी दलित लड़की के साथ अभी आप देखे होंगे रिसेंटली मुजफ्फरपुर जिला में पारू में जो घटना हुई है, इतना हीनियस क्राइम हुआ है कि उसके यूट्रस में चाकू मारे हैं, ब्रेस्ट को काटा गया है। देन लेकिन वो क्यों नहीं उठता है वो आवाज, क्योंकि वो दलित समुदाय से है। अगर यहीं पे कोई अपर कास्ट लड़की होती, फिर इंसिडेंट उसके 2-3 दिन के बाद कलकत्ता का इंसिडेंट होता है, देन दे शी बिलोंग टू अपर कास्ट कम्युनिटी, एंड देन पूरे देश में तहलका मच जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो कम है वो ज्यादा है, दोनों ही जो हिंसा है वो निंदा निंदा करने लायक है, दोनों की निंदा है। बट जो बायसनेस दिखता है वो सरकार का, वो मीडिया का, कि जब दलित या मुस्लिम महिलाओं के साथ में इस तरह से रेप और गैंग रेप और हीनियस क्राइम होते हैं, तब हम सब ये होता है कि नॉर्मल है, वो चलता है। लेकिन जब भी अपर कास्ट के साथ होते हैं तो पूरे देश में आग लग जाती है। सेम 2012 में जब निर्भया केस निर्भया हुआ था, केस में। तो वो चीजें आपको सोचने पे मजबूर करती हैं कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट में दलित एंड माइनॉरिटी के कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर इश्यूज निकल के आए हैं, कि दोनों के साथ इतनी हीनियस चीजें होती हैं, आप आवाज नहीं उठाते हो। एंड दूसरा जो कस्टोडियल डेथ हो रही है, कस्टोडियल डेथ जेलों में 99% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दलित एंड माइनॉरिटी। कस्टोडियल डेट के बारे में आप स्पेसिफाई कर दें हमारे को, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस जो जान नहीं पाए कस्टोडियल डेट होती क्या है, तो इसको बात अवेयर कर दे सिंपल लैंग्वेज में। कस्टोडियल डेथ बहुत सिंपल वे में है कि जो कस्टडी में है, अब वो कस्टडी, वो थाना की कस्टडी हो या वो जेल के अंदर उसको रखना हो, और वहां पे जब पुलिस उसके साथ मारपीट करती है, हीनियस मारपीट, और उससे उसकी डेथ होती है, तो उसको हम लोग कस्टोडियल डेथ बोलते हैं। वो जेल के अंदर उनके साथ मारपीट करना हो या फिर वो कस्टडी में, थाना कस्टडी में करना हो, तो दोनों ही सूरतें आपके कस्टोडियल डेथ में। और बिहार में ये that numbering of cases came are of custodial death, और ये जो कस्टोडियल डेथ वाले मामले हैं दलित और मुस्लिम के ही ज्यादा आए हैं। एनी इंसिडेंट यू वांट टू शेयर इन दिस कस्टोडियल केस, अगर ऐसा केस आपके फाउंडेशंस ने देखा हो या कस्टोडियल डेट से रिलेटेड, कैन यू शेयर दैट? अभी आई थिंक 4 रिट हम लोग हाई कोर्ट में फाइल किए हैं, जिसमें जो 2 की डेथ हुई है वो दलित है और 2 मुस्लिम है। 4 कस्टोडियल डेथ हम लोगों ने भी फाइल किया हुआ है। उसमें सिंपल है कि एक्साइज में अभी दारू बंद है, तो देन ये आपके माध्यम से कि बहुत इम्पोर्टेंट ये मैसेज है जी। मैं देना चाहूंगी कि जब आप कुछ बंद करते हैं, आपने दारू बंद किया, आपने शराब बंद किया, और एक कम्युनिटी जो दलित कम्युनिटी उसका पेशा ही दारू बेच के पैसा कमाना है जी। तो वहां पे आपने उसको कोई दूसरा व्यवसाय नहीं दिया, या सरकार ने उसके लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव आपने नहीं दिया कि आप ये काम छोड़ें और आप इस व्यवसाय में आए, जी। ये रोजगार करें और आपको आपका डेली बेसिस अर्निंग जो भी होगा मिलेगा। जैसे जब मैनुअल स्क्वेलिंग एक्ट की अगर बात करें, जब महिला प्रथा बंद हुआ तो सरकार ने अल्टरनेटिव दिया कि आप ये छोड़े, आपका पुनर्वास होगा, आप गंदी लैट्रिन ना साफ करें, आप नाले ना साफ करें, आपको ये प्रोफेशन दूसरा दिया, आपका पूरा पुनर्वास होगा। तो देन वहां पे क्या हुआ कि आपके पास एक ऑप्शन मिला। बट दारू वाले में क्या हुआ, यहाँ पे जो पारसी कम्युनिटी, माझी कम्युनिटी है, जिनका व्यवसाय ही दारू बनाना था, दारू को बेचना था, आपको पता है, देन जब आपने तुरंत रातों रात दारू बंद कर दिया तो उनके लिए आप नहीं सोचे और आज तक नहीं सोचे हो। और आज आप रात में आपके थाना पुलिस कर्मी किसी भी महिला के घर में घुसते हैं, और अब वो नाइटी में है, वो किस ड्रेस में वो सो रही है, आप रात के 2 बजे इस नाम से आप रेड मारते हैं कि आप दारू बना रहे हो, और आप पे उन्हीं लोगों को आप पकड़ रहे हो, और फिर उन्हीं लोगों को पकड़ के आप इतना मार रहे हो कि उनकी डेथ हो जा रही है। और जब उनकी डेथ हो रही है तब आप उसको यूडी केस कर रहे हो। यूडी केस मतलब अननेचुरल डेथ, यूडी केस अननेचुरल डेथ जो हम लोग बोलते हैं। तो वो अननेचुरल का मतलब क्या होता है, अननेचुरल मीन्स बाढ़ आया या फिर बिजली गड़की, वो बिजली उसके ऊपर गिर गई तो वो मर गया, वो अननेचुरल होता है। बट आप उसको बहुत सोच समझ के आप मार रहे हो, आपकी मार से वो हुआ है, या फिर अगर वो आपकी मार से वो बीमार हो गया तो आपने डॉक्टर को उसको नहीं दिखाया है, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से वो हुआ है। तो इस तरह के केसेस को कस्टोडियल डेथ केसेस में काउंट करते हैं हम लोग, और हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको कस्टोडियल डेथ में ही काउंट किया जाए। पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हो,
कि वो दोबारा इस तरह के केसेस ना हो। लेकिन बिहार सरकार में ऐसे नहीं होते हैं, तो यूडी केस करना है। दूसरे जो मैनुअल स्क्वेनिंग एक्ट में अगर आप बोल रहे हो कि मैला प्रथा बंद है, उसके बावजूद भी जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में इन लोगों ने जो गड्ढे नाले साफ करने हैं जी उनको रखा किसको है? सारे दलित लोगों जी को, और जो पासमानदा मुस्लिम मुस्लिम्स लोग हैं हैं उनको रखा है, और उनकी डेथ हो रही है। बिहार में अभी तक 3-4 मैनुअल स्क्वेंजिंग डेथ हुई है। तो सरकार तो बोल रही है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हमारे यहाँ मैला प्रथा 0 है, शून्य है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर मैनुअल स्क्वेंजिंग डेथ कैसे हो रही है? उन लोगों का स्क्वेंजर का डेथ कैसे हुआ? क्योंकि वहां पे अगर आप किसी को उस खड्डे में उतार रहे हैं तो आपको एक प्रोटेक्शन किट देना है, जी वहां पे एम्बुलेंस खड़ा करना है कि अगर ऐसे कुछ इंसिडेंट हो रहा है आपको तुरंत उसको निकाल के हॉस्पिटल लेके जाना है, आपको लाइफ जैकेट देना है, वहां पे ऑक्सीजन मास्क देने हैं कि वो अंदर जब उतरे तो वो पहन के उतरे। लेकिन आपके पास किट नहीं है, आप बिना किट उनको उतार रहे हो, मतलब कि आप जानबूझ के उनकी हत्या कर रहे हो। जी तो इस तरह के केसेस आए, हम लोगों ने एनएचआरसी में भी उसको फाइल किया था, एंड उस केस को भी, ये देखिए आप यूटी केस कर रहे हो, वो भी अननेचुरल डेथ के केसेस आप लोग काउंट कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता, जहां जहां पे सरकार का ही लूप होल दिखता है वहां पे आप यूटी केस करके फ्री हो जाते हैं, और जिनकी डेथ हुई है, जो लोग पीड़ित हैं, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं है, कुछ नहीं है। अभी अगर देखें तो एनएचआरसी की जो मैनुअल स्क्वेनिंग एक्ट है उसकी गाइडलाइन में है कि अगर किसी भी मैनुअल स्क्वेंजर का डेथ होता है तो 10 लाख का मुआवजा तुरंत फैमिली को देना है। जी लेकिन वो कब देना है? जब उस एक्ट में आपकी एफआईआर दर्ज होगी। अगर यूडी केस किया तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे जो चीजें हैं, तो हम लोग फोकस करते हैं कि जो हमारे कानून है, जो हमारे स्पेशल एक्ट्स हैं, वो SC/ST एक्ट है, मैनुअल स्पेंडिंग एक्ट है, वो इम्प्लीमेंट हो सही से। दूसरा, मॉब लिंचिंग के केसेस भी हम लोग अभी कुछ देख रहे हैं। अभी तक जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई है बिहार में, ऑलमोस्ट सारे केसेस हम लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग किया है, देखा है, और हम लोगों ने मॉब लिंचिंग एक्ट के लिए भी प्रोसेस किया है कि मॉब लिंचिंग एक्ट भी होना चाहिए। आप मोब लिंचिंग एक्ट से रिलेटेड आप क्या समझते हैं? मतलब मोब लिंचिंग एक्ट जो आप प्रोसेस कर रहे हैं तो इससे आप क्या क्या पैरामीटर्स आप देखेंगे मैम, जो आप रख सकते देखिए, हैं? मेरे हिसाब से जितने भी अभी तक के सारे केसेस में कहीं ना कहीं मॉब के द्वारा हुए हैं कि आप एक खाने को लेके आपने फूड में क्या खाया, आपने बीफ खाया है तो देन वो आपको किल कर देंगे। इस तरह के केसेस आए हैं। एक आधारपुर की मुजफ्फरपुर की घटना है जिसमें महिला को बहुत सरेआम नंगा करके घुमाया गया था, मुस्लिम महिला को, और वो सरकारी टीचर थी। वो एक टीचर के साथ ये हुआ। इन मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के आधारपुर की ये घटना जी है। और उसमें उसके पूरे घर को जलाया है। उसके उनके पास जो भी 2-3 गाड़ियां थी उनको आग लगाई है, पूरे घर को जलाया है, एंड उस महिला के प्राइवेट पार्ट में पत्थर मिले हैं, उसके साथ रेप किया गया है, देन उसको वहीं पे ही उसी मॉब के द्वारा किल किया गया है। तो देन आप इस घटना के बाद अगर हम ये बोलें कि उस घटना में भी क्या हो रहा है, तो उस घटना में सरकार की तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिला, उस घटना में कुछ भी नहीं हुआ है। देन आज भी लोग फ्री घूम रहे हैं, इसमें शायद कंप्रोमाइज हुआ है इस केस में। तो ऐसे ऐसे हीनियस घटनाएं, एक में वीडियो लाइव करके जब उसको जिंदा जलाया था, ये भी समस्तीपुर का ही घटना है। वीडियो को लाइव वूमन कर दिया था सारा चीज को। लाइव किया, एंड ये यूट्यूब पे भी दिख जाएगा भी अगर वो घटना होगी तो। ये बिहार का ही मैं बता रही हूँ। तो उसमें क्या आपने कितना केजी बीफ खाया, तो देन उसे ऐसे पूछ रहे हैं, उसको जिंदा जलाया गया है। तो इस तरह की घटनाएं जब हम लोगों के पास में आए तो मतलब एक तो वो आपकी रूह तक को है ना एकदम झंझोर कर देती है। मतलब आप, इंसानियत नहीं रही है अभी इस दुनिया में ना, इंसानियत कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो आप ये चीजें बोले, देन आप उसको किल कर दे, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ना, कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम उतने ही यहाँ के नागरिक हैं जितने सब जी लोगों के लिए इक्वली राइट्स हैं यहाँ पे। हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारे देश को चलाता है।
लेकिन उसके बावजूद जो कुछ लोगों ने अपने हाथ में सब चीजें रख ली हैं कि हम ही हैं इस देश के कार्यकर्ता धर्ता। एंड अब जब चाहे किसी का मॉब लिंच कर दो, जब चाहे आप किसी को डायन बोल के किल कर दो। गया में, गया जिला में एक दलित महिला को पूरे गांव में मिलकर जिंदा जलाया उसको इन गया गया में कि उसके ऊपर क्या एलिगेशन कि वो डायन थी। तो देन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है लोगों को किल करना, कि उसको आप कोई भी नाम देके आप उसको जिंदा जला क्या आपकी दीजिए। फाउंडेशंस क्या इस पे देख रही है? मतलब आप जैसे इंसिडेंट भेजी तो आपकी फाउंडेशंस आपकी क्या-क्या मतलब देख रही हैं सब चीज़ों के लिए मॉब लिंचिंग्स एंड डायंस और दलित से रिलेटेड क्या कुछ काम्स जो आप उसको आप देख पा रहे हैं उसको हाइलाइट्स करें आप? इसमें देखिए हम लोग क्योंकि बाय प्रोफेशनल मैंने बताया कि मैं एडवोकेट हूँ और हमारी पूरी टीम एडवोकेट्स की ही टीम है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उनको लीगल एड दें कोर्ट में, क्योंकि मोस्टली हम लोग बोलते हैं कि गरीब के लिए न्याय नहीं है। तो जो न्याय है वो तो अमीरों के लिए रह गया है, तो वहां पे कि कोई भी न्याय से वंचित ना रहे, ये हमारे एक एजेंडा है कि उस गरीब को भी उतना ही सहायता मिले जो एक अमीर व्यक्ति को मिलती है। तो हम लोग लीगल एड देते हैं और पूरा उस पर ट्रायल देखते हैं, ताकि उन केसेस में हम लोग कुछ अच्छे जजमेंट्स लेके आ पाए। और जो हम लोग बात करते हैं एक्सेस टू जस्टिस की, कि उनको एक जस्टिस मिले वहां पे। तो बेसिकली हम लोगों का जो ज्यादा फोकस है वो लीगल राइट्स के ऊपर है, कि हम लोग उनको केसेस देखें। दूसरा हमारा ये भी है कि जब एफआईआर होती है तो इतने जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं वो अवेयर नहीं है कि जो सेक्शंस लगे हैं वो सही है या क्या है। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ी सी एडवोकेसी करते हैं ताकि उनके सेक्शंस प्रॉपर लगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो वो लोग बोल रहे हैं, जो उनकी स्टेटमेंट है। दूसरा हम लोग अगर वो लगता है कि कहीं पे भी अब उनको मदद नहीं मिल रही है, कि सरकार सुन नहीं रही है, प्रशासन एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है, तो हम लोग कमीशंस को भी फिर रीच करते हैं कि ऐसी कमीशन है, एनएचआरसी है, वुमेन कमीशन है, कि उनमें भी हम लोग उनकी कंप्लेंट डालें ताकि वहां से उनको भी मदद मिले कुछ। दूसरा भी जैसे रिसेंटली एक चाइल्ड मैरिज होने वाला था अभी 14 नवंबर की ही घटना है इसमें, और 15 को शादी हो रहा था। 12 साल की बच्ची थी, वो दलित लड़की थी, और 35 साल का लड़का। तो उस टाइम पे तुरंत हमने एसडीओ को फोन किया, महिला थाना को फोन किया, जो हमारी टीम की लड़की है सुमन कुमारी, उसको बोला जल्दी महिला थाना जाइए, पूरा काउंसलिंग हुआ और ये शादी रुकवाया। तो अगर हमको बिफोर इंसिडेंट कुछ ऐसा पता चलता है तो तुरंत हम लोग सरकार की मदद से उन्हें क्राइम्स को होने से भी रोकते हैं। अभी रिसेंटली जो घटना आई है हम लोगों के पास में कि एक मुस्लिम लड़की है, उसको कतर में उसके हस्बैंड मेड वीजा पे लेके गए नौकर बना के, और मेड वीजा का एक प्रोविजन है कि आप वहाँ पे शादी या बच्चा नहीं कर सकते, बट वो तो वाइफ है ना। तो देन वहाँ हस्बैंड ने उसके साथ रिलेशन बनाए और बच्चा भी पैदा किया, और फिर उसको शेख के हाथों वो बेच रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे वो लड़की कैसे बची और इंडिया एम्बेसी और कतर एम्बेसी के थ्रू वो इंडिया में वापस आई। देन जब यहाँ आके उसने सारे अपने मसले बताए, वो जब थाना में गई तो वहाँ सुनने को मना ही कर दिया कि ये क्या केस है, ये बाहर का है, लाइक दैट। तो वो फाइनली 4 साल पूरा भटक के पूरी दुनिया में अब वो हमारे पास आई है। तो अब हम लोगों ने उसका केस वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर है जो डब्ल्यूसीबीसी के तहत चलता है, उसमें उस सेंटर में उसको उस केस को लिया है। अभी फैमिली वालों को नोटिस किया है, तो फाइनली वो लोग आए, और ये जो 3 तलाक देते हैं कि आप फोन पे 3 तलाक दे दो, आप लिख के कुरियर कर दो, तो ऐसे से बंदे ने उसको तलाकनामा ऐसे भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो मुस्लिम ने किया है कि उसने किया, जो गलत है वो गलत है। तो कहीं पे भी अगर महिलाओं का लगता है कि उनकी चाइल्ड मैरिज हो रही है या फिर इस तरह से फैमिली ही उनको लाइक यूज करके या फिर उनको बाहर फेंक रही है। अभी एक डोरी दरभंगा के एक डोरी डेथ आया है कि शादी को 6 महीने हुए एंड विद इन 6 मंथ उसको आपने हैंग कर दिया है, मार डाला है। तो इस तरह के केसेस जब भी आते तो हम लोग बहुत एज सुन एज देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं। ये केस करने में जैसे कि आप ये केस बता रहे हैं तो चैलेंजेस क्या आती है फाउंडेशंस करने में? चैलेंजेस कुछ आप हमारे ऑडियंस को बता दें कि चैलेंजेस हो सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं इस फाउंडेशंस के मदद में, ये इसको हाईलाइट करें। देखिए चैलेंजेस तो बहुत है, ये नहीं कि कोई भी काम चैलेंजेस से नहीं होता है। लाइक कि पहले तो जो सर्वाइवर होती हैं वो इतनी डरी हुई रहती हैं कि वो अपनी बात अच्छे से नहीं बोल पाती हैं।
दूसरा कि जो सर्वाइवर के जो पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बैरियर्स पैदा करते हैं कि नहीं तुम मत जाओ, या फिर लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, कल को तुम्हारा रेप हो गया, शादी नहीं हो सकती है। तो विक्टिम को मोटिवेट करके और उसकी उसकी कैपेसिटी बिल्ड करना, वो भी एक चैलेंज जिससे कम नहीं है। तो हम लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि लड़ना उसको है, हम बिहाइंड उसको मदद कर रहे हैं, आगे उसको चलना है, तो वो कैसे अपने केस तक लंबे टाइम तक वो खड़ी रह सके और वो अपने लिए अपना फाइट खुद करे, वो उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस लाइक कि उसको कन्विंस करना, उसको अवेयर करना है देयर राइट्स, एंड उसको बताना है कि नहीं किस तरह से आपके राइट्स आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। कैन यू शेयर सम इंसिडेंट जो आपको ऐसा लगे, कुछ जो आपको ऐसा इंसिडेंट आपके फाउंडेशन से आए हैं जो आप बताएं, कि ताकि उसमें कुछ एक इंसिडेंट से बता सकते हैं चैलेंजेस के बारे में तो। राइट, ऐसे बहुत आते हैं कि जब आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है और जब आप उसके अगेंस्ट में एफआईआर करने आते हैं तो आपको सडनली बहुत सारे धमकियां भी आती हैं कि आप अगर हमारे ऊपर केस करोगे तो हम ये कर देंगे। एंड जो दलित केसेस में मैं ज्यादातर देखती हूँ, क्योंकि लेबर का काम है और आप उन्हीं के खेतों में उन्हीं के वापिस से आपको जाके मजदूरी करना है, तो वो लोग वैसे डरते हैं। तो एक बार एक केस हुआ जिसमें फुलवारी थाना का ये था, मुझे बहुत अच्छे से याद है वो। और उसको हमने बोला कि थाना कुछ नहीं कर रहा, तो हम लोग आईजी से मिलेंगे। एंड जिस दिन उस महिला को आना था तो उसको ऑटो से धक्का देके गिरा दिया, देन उसका एक्सीडेंट कर दिया। तो देन वो नहीं आ पाई। अगले दिन फिर हम लोग वेट किए कि 2-4 दिन के बाद वो ठीक होके आएंगे, तो देन लोग उसके घर पहुंच गए कि अगर तुम गई तो ये कर देंगे। तो इतना थ्रेट मिलता है कि बहुत कम महिलाएं आती हैं जो खड़ी रहती हैं। एंड एक ही केस में एक पोक्सो केस है, ये भी दलित का ही है। तो इसमें एक दलित लड़की है, उसका गैंग रेप हुआ और उसने ये बात अपनी मदर को 6 मंथ के बाद बताया। और जब 6 मंथ के बाद बताया तो बहुत मुश्किल से वो लोग एफआईआर दर्ज किए। एंड जैसे उनका एफआईआर दर्ज किया, उनके ऊपर 4 टाइम्स अगेन अगेन एट्रोसिटी हुई, अगेन अगेन। उसकी मदर को पूरा उसका सर फोड़ा गया, उसको गले में घसीट के पूरा चौराहा पे उसको लाया गया। एंड अब भी आप देखेंगे कि हम लोगों ने फिर जब जब उनके साथ इंसिडेंट हुए एज एन एडवोकेट, तब तब हम लोगों ने उनकी एफआईआर दर्ज करवाई। एक तो वो हॉस्पिटल में पड़ी है, तब जाके उनकी एफआईआर दर्ज हुई। तो ऐसे अगर कोई भी दलित कोई एफआईआर दर्ज करता है तो देन उसके साथ जो अगेन अगेन क्राइम होते हैं वो एक बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है कि दूसरा फिर उसके ऊपर आप काउंटर केस कर रहे हो, दैट आल्सो बिग चैलेंज। काउंटर केस कम बाय द जो विक्टिम्स दे आर काउंटर केस। अभी इसी केस में एक केस वो है जो पोक्सो है, जो उसकी बेटी के साथ हुआ। 3 केस वो हैं जो उसके बाद जब बेल पे ये लोग छूट के आ जाते हैं तब ये करते हैं। दैट बिलोंग टू अपर कास्ट कम्युनिटी, दैट अक्यूज्ड इट्स यादव कम्युनिटी। एंड वो आपके चारों एफआईआर दर्ज होते हैं, देन वो आके वही अक्यूज्ड उस महिला और उस लड़की के ऊपर केस करते हैं। दैट इज कॉल्ड काउंटर केस। काउंटर केस कि हम विक्टिम है लेकिन हमारे ही ऊपर उस अक्यूज्ड से पुलिस के द्वारा केस करवाया गया है। तो अब हम ये तय करें कि हम विक्टिम भी हैं और हम अक्यूज्ड भी हैं। हम बेल भी ले रहे हैं और हम लड़ भी रहे हैं। तो अब जब आप ये समझ के देखिए कि जब आपके ऊपर काउंटर केस होते हैं तो आप क्या फील करेंगे फिर वहां पे। आप से सप्रेस, ये भी फील लाइक सप्रेस मैं दब गया दब गया। तो अभी तक मोस्टली केस दैट नंबरिंग ऑफ केसेस कि जब भी कोई दलित व्यक्ति केस करने के लिए जाता है तो सडनली उसके ऊपर काउंटर केस जरूर फाइल होते हैं। और ऐसे हमारे पास एफआईआर हैं। तो क्योंकि कोई भी वकील बिना एविडेंस बात नहीं करेगा, तो वी हैव एविडेंस। दूसरा कि अभी तो मतलब मुझे समझ नहीं आता है एक्चुअली, मैं मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट के तहत एक स्टेट विजिलेंस कमेटी बनना होता है, तो मैं उसकी मेंबर हूँ जी। तो उससे मीटिंग में भी मैंने ये बात कही थी कि जो हमारे थाना है, थाना को स्पेशल एक्ट का सही से जानकारी बिल्कुल नहीं है। अभी जैसे ये पोक्सो ही केस है और जब इन्होंने उसके ऊपर काउंटर केस किया, दैट दे बिलोंग टू यादव कम्युनिटी एंड द इन्फॉर्मेंट बिलोंग टू दलित कम्युनिटी। एंड SC ST एक्ट जो है वो
दलित के ऊपर जब कोई एट्रोसिटी नॉन दलित करता है तब वो SC/ST एक्ट लगता है। लेकिन यहाँ के थाना ने क्या किया कि वो जो दलित फैमिली है, वो जो पोक्सो विक्टिम है, उसी के ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया। काउंटर तो क्या, मतलब SC/ST एक्ट लगा दिया, जो कि अपर कास्ट नहीं लगा सकता ना SC/ST एक्ट। तो ये थाना को ये समझ ही नहीं है कि अभी तक भैया SC/ST एक्ट लगता कहाँ है। आप समझ रहे हो, ये भी FIR अभी हमारे पास से है, जिसमें और जब वो कोर्ट में गई है तो उसने कहा कि सर मैं खुद मैं दलित हूँ, तो मेरे ऊपर तो SC/ST एक्ट नहीं लग सकता, ये लोग झूठ बोल रहे हैं ये सब। एंड जजेस लोग सुने नहीं, रिजेक्ट कर दिया बेल। तो भैया जो खत्म करना था कि फोल्स केस है, उसको आप बेल ही रिजेक्ट कर दिए। तो उसका बेल हाई कोर्ट से हम लोग दिए और अभी क्वाइसिंग के लिए हम लोग हाई कोर्ट उसमें गए हुए हैं कि ये केस नहीं होना चाहिए। दूसरा, अभी जो SC/ST एक्ट है उसको हम बहुत ही प्राउडली अभी हरिजन एक्ट के रूप में काउंट कर रहे हैं। हरिजन शब्द इट्स अ इलीगल, वो बैंड है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया कि आप उस वर्ड को नहीं बोल सकते, वो लीगली बैन है। लेकिन हम इन द कोर्ट, यहाँ तक कि हमारे जजेस भी हरिजन एक्ट आराम से बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। ये हरिजन लोग हैं, ये हरिजन एडवोकेट है, या इनका एक हरिजन एक्ट बना हुआ है, ऐसा करके। तो देन ऐसे ऐसे वर्ड, क्योंकि एक FIR में ही हरिजन एक्ट लिखा हुआ है, FIR में ही हरिजन एक्ट लिखा है। अब आप, वो तो सरकारी आपका डाटा है ना FIR, तो वो तो थाना लोग करेगा। तो हरिजन एक्ट करके उसमें दिया हुआ है। ये जानने वाली बात है कि हरिजन जो है वो सब तब यूटिलाइज नहीं कर सकते, इट इज इन टर्म्स ऑफ बट वो FIR में FIR में होगा। दर्ज। वो जब ई कोर्ट हम खोलते हैं, ई कोर्ट वेबसाइट, वो ई कोर्ट की वेबसाइट पे भी वो हरिजन हरिजन वर्ड शब्द से आपको आते दिखेगा। और वो सारे एविडेंस है, मैं शेयर कर दूंगी वो आपके साथ, अगर इसके कभी भी जरूरत पड़ेगी। I will share the link if I have. So my next question is that I'm away from the Dalits that आपकी मुस्लिम्स minorities में भी ज्यादा काम है, मुस्लिम्स में काम है obviously। तो आप मुस्लिम्स की क्या क्या चैलेंजेस देख रही हैं मैम, क्योंकि दलित्स के बारे में आपने सारे इंसिडेंट बताए, फिर कि मुस्लिम्स के एजुकेशन सेक्टर्स में तो इस क्या क्या आप देख रही हैं, आपकी फाउंडेशंस मुस्लिम्स पे भी ज्यादा काम कर रहे हैं, तो व्हाट यू रिफ्लेक्ट ऑन मुस्लिम्स। राइट, देखिए मुस्लिम के भी कहीं ना कहीं मुझको दोनों में सिमिलैरिटी काफी दिखती है कि एजुकेशन का एक अभाव है, कि हम लड़कियों को कहीं ना कहीं इसलिए तैयार कर रहे हैं बचपन से, उसको कुकिंग आना चाहिए, वो अच्छी औरत बन के रहे, अच्छी लड़की बने, उसको मतलब लाइक पर्दा प्रथा में उसको रहना चाहिए, और बस उसको शादी करके अपने शोहर को खुश रखना है। खिदमत, एक खिदमत शब्द आता है कि आपको खिदमत करना है। तो ये जो चीजें समझ में आई, तो मतलब हम ही क्यों, फिर एक लगता है ना कि भैया ये सेम चीजें लड़के के ऊपर भी लागू होना चाहिए। एंड जितना मैं कुरान और हदीस को मैं पढ़ी हूँ और जानी हूँ, कुरान में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आपको लड़कियों को ऐसे रखना है, लड़कों को ऐसे रखना है, या फिर लड़कियों को आपको इतना तक पढ़ाई करवाना है, या फिर लड़कों को इतना पढ़ाई करवाना है, या फिर आप लड़के को दिल्ली पढ़ाएंगे और लड़की को आप गांव के स्कूल में पढ़ाएंगे। आई थिंक कहीं नहीं लिखा है। तो जो महिलाओं के इक्वालिटी की बात किया करते हैं, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिलीजन जो कुरान में बहुत क्लैरिटी है दोनों के एजुकेशन को लेके। लेकिन जो डेफिनेशंस आई थिंक महिलाओं को कुरान दिया गया, मैं बताना चाहता हूँ कि कुरान की पहली आयत इकरा से ही स्टार्ट हुई, बट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन कि इकरा सिर्फ मेन के लिए हो या वुमेन्स के लिए हो, पर ऐसा आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या ग्राउंड रियलिटीज पे डिस्पैरिटी दिखती है, तो डिस्पैरिटी आपको जो दिखती है, तो फीमेल्स की जो फीमेल्स की 10th 12th तक ही रह जाता है, तो क्या क्या आप ऑब्जर्व किए मतलब कि क्योंकि आपकी काम गांव तक देखा गया स्ट्रीम में, क्या अपर महिला एजुकेशन ले पाती है क्योंकि डिस्कोर्स में, या लोअर महिला नहीं ले पाती, कि कास्ट सिस्टम बहुत लोगों को पता है कि मुसलमान में कास्ट सिस्टम नहीं है, पर मुस्लिम हैज आल्सो अ कास्ट सिस्टम, तो आपको क्या इसके अंदाजा लगा, आपको इसके बारे में आप स्पेसिफाई करें। बिल्कुल मुस्लिम में कास्ट सिस्टम है, और बहुत हद तक, बहुत गहराइयों तक है, बहुत कम नहीं है। इसमें भी, और मैं ये नहीं कहूंगी कि मुस्लिम में जो पासमानदा मुस्लिम है वही अनएजुकेटेड है, या फिर जो अपर कास्ट मुस्लिम है वो बहुत महिलाएं हाईली एजुकेटेड है। दोनों का मुझको तो सेम ही अभी तक समझ में आया है कि वो अपर कास्ट मुस्लिम हो या पासमानदा मुस्लिम हो, कि दोनों में कहीं ना कहीं
हम सिर्फ शादी के लिए तैयार कर रहे हैं लड़कियों को, उनको सिर्फ इतना हम सिखाते हैं कि उसको बस शादी करना है, अगले घर जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक लड़कियों को बोझ समझ बैठे हैं कि दिखाते हैं कि एज ए मुस्लिम हमारे घर लड़की हुई है तो अल्लाह खुश है हमसे कि हमको लड़कियां पैदा बेटी पैदा हुई तो बेटी रहमत हुआ है ना, हाँ इंसिडेंट वही पर्टिकुलर। ऐसा हुआ मतलब सेम। लेकिन जो वो आपके उसमें दिखना चाहिए, आपके कल्चर में वो व्यवहार चीजें में। व्यवहार में दिखना चाहिए कि वो खुशी आपकी वो नहीं है कि लड़की पैदा हुई, बट पैदा होने के बाद आप उसकी परवरिश कैसे कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट लगता है। तो मुझे मैम मेरा सवाल ये था कि ईवा फाउंडेशंस में जो आप काम कर रहे हो, तो एजुकेशन पे रिलेटेड क्या क्या आपकी चल रही है, मतलब क्या क्या आप चला रहे हैं मैम इनिशिएटिव्स? तो देखिए मोस्टली जो हम लोगों का कम्युनिटी लेवल पे है, हम लोग लड़कियों के साथ में बहुत ओपनली डिस्कशन करते हैं, हम लोग जेंडर की बात करते हैं, जेंडर भेदभाव की बात करते हैं। उसके साथ साथ में हम थोड़ा सा वो लीगली अवेयर हों कि कल को अगर उनके साथ कोई भी हिंसा हो, वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, वो अपनी वॉइस को रेज कर लीगली सके। अवेयर करने के लिए क्या वर्कशॉप करती हैं या हाँ, क्या हम क्या? लोग वर्कशॉप करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, 1 टू 1 मीटिंग्स करते हैं उन लोगों के साथ में, और बहुत सेफ स्पेस देते हैं कि आप अपनी बात को रखें, और बहुत प्राइवेसी के साथ हम लोग वो बात वो रखते भी हैं ऑफिस में कि वो बाहर वो बात बिल्कुल ना जाए उस तरह की। और साथ में हम लोग एफआईआर को कैसे लिखना है, वो एफआईआर लिखना हम लोग सिखाते हैं अपनी ही भाषा में, अपनी ही लैंग्वेज में किस तरह से हम एफआईआर लिख सकते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। और वो फंडामेंटल राइट्स इसलिए हम फोकस करते हैं कि नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर वन रिलीजन, बट वो फंडामेंटल राइट हमारे सबके लिए हैं, और एज ए नागरिक इस देश के हम नागरिक है, ये देश हमारा सबका है। तो कहीं ना कहीं हम एक मोटिवेशन भी हम दे रहे हैं कि एज ए मुस्लिम या एज ए दलित ये रिलीजन या कास्ट के ऊपर कोई भेदभाव नहीं है, हम सबके अपने अपने राइट्स हैं यहाँ पे। तो मैम आपके इस ईवा फाउंडेशन से जो ऑडियंस देख रही है, मतलब तो कैसे जुड़े या कैसे अवेयर करे, या क्या क्या तरीका होगा जो आप तक पहुंच सके मैम, जो ऑडियंस के बीच इस मीडियम के तक पहुंच सके, ताकि ये लोगों तक जाएगा ये चीज, तो बिल्कुल कैसे जुड़े ये बता दें आप। बिल्कुल, और साथ में भी जैसे लास्ट में एक दो चीजें बताऊंगी। इतना हम लोग 5 साल से जो लड़कियों के साथ में एडोलसेंस के साथ में काम कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों के साथ तकरीबन 1000 एडोलसेंट्स गर्ल्स जुड़ी हुई है जो वॉलेंटियर। एंड ये जो 1000 गर्ल्स हैं दैट दे बिलोंग टू दलित एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी पर्टिकुलर। तो एक चेंज तो दिखा है, और मुझे लगता है कि अगर आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो कम्युनिटी जरूर अवेयर होंगी, वो जरूर हायर एजुकेशन में जाएंगी। और एक एजेंडा हमारा 2 पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस रहता है। पहला कि शादी हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारा एजुकेशन इकोनॉमी प्रायोरिटी वेल है। हो जाए फिर राइट, शादी में। शादी आप करें, आप 20 के बाद करें, 18 से पहले शादी इलीगल है, 18 से पहले। जितनी जितनी आप चीज़ कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मतलब होता है ना कि काम करते-करते एडवोकेसीज़ में जो आ जाता है, तो क्या-क्या हॉबीज़ हैं? मतलब अकेले टाइम कभी तन्हाई में बैठ के क्या आप हॉबीज़ करती हैं इन द सेंस दैट? शुक्रिया आपके इस क्वेश्चन के लिए। मतलब चलो किसी ने हॉबी का पूछा, क्योंकि महिलाओं की एटलीस्ट हॉबीज़ कोई हो ही नहीं पाती है। उनको थोपा जाता है कि तुमको अच्छा कुकिंग करना है, तुमको अच्छा ये करना है, कभी पूछा ही नहीं गया कि तुमको क्या करना है ना। तो वो फिर स्कूल में आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन करना हो कि आपके कौन से सब्जेक्ट लेने हो, मोस्टली से मेरे साथ भी यही हुआ। लेकिन हाँ, मुझे पोइट्री लिखने का बहुत शौक था, और डायरी भर देती थी कुछ अपने शेयर सम पोएट्री, एनी पोएट्री यू लाइक, चीज़ें। मतलब कुछ अच्छा सा पोएट्री जो आपको लगे या फिर याद आए कुछ लाइन? या जैसे एक पोएम मैंने खुद लिखी थी, इसमें लाइनें हैं, हम लड़कियां भी आगे आना चाहती हैं, नीले गगन को छूना चाहती हैं, लड़कों से 2 कदम आगे होना चाहती हैं। हम लड़कियों को दबाया है बहुत अपने ही घर वालों ने, खामोशी का पाठ पढ़ाया अपने ही घर वालों ने। चूल्हा चौका 4 दीवारी बस इतने तक ही सीमित रहना, कभी ना लाना घर की दहलीज, माँ बाप का मान बढ़ाना। सच्ची ब्यूटीफुल। लेकिन लड़कियां जागरूक हो चुके हैं अपने अधिकारों के प्रति, पर्दा प्रथा तोड़ेगी। इन दिस पोएम आई एम सेइंग दैट व्हाट मैसेज यू वांट टू कन्वे, आप क्या मैसेज देंगी फॉर द वुमेन, जो ऑडियंस देख रही हैं,
जो वुमेन्स देख रही हैं, जो पिछड़ी हैं इस चैनल से, क्या मैसेज देंगे आप कुछ उन लोगों के लिए शेयर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आप? बिल्कुल, थ्रू दिस पोएट्री और एज ए वीमेन मैं इतना ही कहूँगी कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो सिर्फ लड़के के लिए इतना ज़रूरी नहीं जितना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। हम लोग ये अपनी भाषाओं में बोलते हैं, तो एजुकेशन कभी नहीं छोड़ना है, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ना है और अपने पैरों पे ज़रूर खड़े होना है। और एक बहुत इमोशनल थॉट है हम लोगों को जो हमेशा बोला जाता है कि तुम्हारे पति का घर है, पति के घर जाना है, पति के घर जाना है, और पति बोलते हैं कि अपने बाप के घर जाओ, अपने बाप के घर जाओ। तो एक जो फीलिंग है कि हमारा घर कहाँ, तो हमेशा एक सपना बनाए बचपन से कि हमको पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा होना है और अपना घर बनाना है, और वो घर में सब आए, उस घर में हमारे पिता भी आए, हमारे पति भी आए। तो एक ये सपना हर महिला को देखना चाहिए, और मैं अपनी खुद की बेटी के लिए यही एक सपना देखती हूँ कि मैं अपनी बेटी को कुछ दूं या ना दूं, लेकिन पूरी एजुकेशन और उसको अपना एक घर वो जरूर इसके लिए दूंगी जी। तो किताबें पढ़ती हैं कभी? किताबें आप किताबें बिल्कुल, लेकिन हरियाणा के लोग ज्यादा किताबें नहीं पढ़ते हैं। सीरियसली बी फ्रैंक, ऑनेस्टी के साथ बता रही हूँ कि किताबों से हरियाणवी लोगों को ज्यादा लगाव नहीं होता। तो भाषणबाजी का मुझे बहुत शौक रहा है, मैं भाषणबाजी बहुत करती हूँ। That's why you adapted the advocacy, मतलब advocacy आपने adapt किया इससे भाषणबाजी, मतलब इंटरलिंक कर गया। So my last question is that overall that कि क्या फ्यूचर देख रही हैं युवा फाउंडेशंस का? आप क्या पैमाना रखेंगी कि क्या सिर्फ 5 साल और 6 साल जितनी इतने ईयर हो गए, इतने साल हो गए, क्या पैमाना रखेंगी आप 5 सालों में? क्या देखती हैं फ्यूचर गोल्स आप अपने, इसके बारे में जनता को बताएं। बिल्कुल, इसमें जिस तरह से मेरा हमेशा से रहा है कि हम लोग बोलते हैं कि हम 1 साल में ये बदलाव ले आएंगे, 2 साल में हम ये बदलाव ले आएंगे। बदलाव चेंज लेके आना बहुत इजी नहीं है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे एक बार गांधी जी ने कहा था कि 10 साल के अंदर हम छुआछूत खत्म कर देंगे, तो वो आज तक नहीं हुई है। तो हमारे जो मुद्दे हैं वो वैसे ही हैं, जहाँ पे एक केस को न्याय मिलने में 10 साल लग जाते हैं, तो वहाँ पे अगर हम एक बिग गोल की बात करें तो बिहार में ज़रूरत है इस तरह के काम की, इस तरह के मूवमेंट्स की। तो वी होपफुली हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो नेटवर्क है वो और बढ़े, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव यू हैव स्टार्टेड। मैं चाह रहा हूँ कि एक सवाल लास्ट में पॉज करना चाहता हूँ। एनी इनिशिएटिव दैट अभी स्टार्ट किया आपने, जैसे कि हाँ बिल्कुल, मैं उस पर आती हूँ। और जितने एडवोकेट्स हमारे नेटवर्क के साथ जुड़ेंगे, उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्री लीगल एड दे पाएंगे, जो भी दैट दे बिलोंग टू पुअर एंड पुअरेस्ट कम्युनिटी। एंड इसके साथ साथ में हम लोगों ने भी एक जो नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, अम्बेडकर पाठशाला। क्योंकि बाबा साहब ने हमेशा कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो एंड संघर्ष करो। और हम लोगों की जो आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही रही हैं, और हम उन्हीं के जो अधूरे सपने हैं उन्हीं को ही पूरा करने में लगे हुए हैं। वो फिर माइनॉरिटी के लिए सपने हो या फिर वो दलित के लिए सपने हो, तो अंबेडकर पाठशाला होपफुली बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। और उसमें उस पाठशाला में जब मुस्लिम बच्चे और दलित बच्चे जब एक साथ पढ़ने आएंगे और उनको जब हम लोग अवेयर करेंगे, नॉट ओनली कि ABCD बट उसके अलावा जो भी उनके डेली रूटीन है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, या फिर कैसे उनको अवेयर करना है देयर राइट्स, तो ये सारी चीज़ें जब मिक्सअप होके एक बच्चे में जाएगा तो उसका भविष्य भी बहुत अच्छा ही साबित होगा। और हम लोग कोशिश करें कि सरकार के साथ हम लोग कुछ कुछ इनिशिएटिव मिलके करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को और हमारा मकसद एक है, समाज का उत्थान का, समाज का भला करना, महिलाओं की जो हिंसा हो रही है उसको रोकना, महिलाओं के लिए अवेयरनेस करना ताकि वो ये हिंसाओं से बचें, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन, बट एडवाइस या मतलब कि जो एडवाइस या एस्पायरिंग जो सोशल एंटरप्रेन्योर है या जो फाउंडेशंस खोलना चाह रहे हैं या वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाह रहे हैं, बस 2 to 3 मैसेज दैट, मतलब वो कैसे काम करे या क्या किस तरह से सोचे, जैसे हम जैसे लोग जो पीछे हैं, जो समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपके कर्सा हुआ है फाउंडेशन स्टार्ट करने में, तो क्या 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 सोचे, दिमाग में क्या डाले कि वो स्टार्ट करें? मैम इसके बारे में बताएं कुछ। इसमें मुझे यही लगता है कि
जैसे अम्बेडकर पाठशाला एक इनिशिएटिव है हम लोगों का, और साथ में जो हम लोग महिलाओं के साथ एडोलसेंट्स के साथ में बहुत ओपनली डिस्कशन करते हैं कि आपको 18 से पहले शादी नहीं करना है, चाइल्ड मैरिज को रोकना है, साइबर क्राइम जो हो रहे हैं, आप सोशल मीडिया आप यूज करें, आप चलाएं, बट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ आप कैसे उसको चलाएंगे ताकि साइबर क्राइम ना हो आपके साथ में, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि साइबर क्राइम के भी केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये चीज़ें तो ये अवेयरनेस का जो है हम लोग थ्रू लीगल अवेयरनेस कैंप, लीगल क्लिनिक्स, मेंटल हेल्थ कैंप, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, इस तरह से हम लोग करते हैं, अवेयर करने की कोशिश करते हैं। और ये है कि ये काम बिल्कुल हम लोगों का जारी रहेगा, और इस काम के जरिए जितने भी महिलाएं अवेयर होंगी कहीं ना कहीं वो शादी के बाद भी जाके उसको एक्सेस करेंगे उन चीज़ों को। और दैट इम्पोर्टेंट है कि हमको लगता है कि जो कानून है, कानून की किताबें हैं, वो सिर्फ वकीलों के लिए ही बनी है या वो जज के लिए बनी है, बट मैं ये बोलती हूँ कि जो कानून की किताबें हम सबके लिए बनी हैं, तो हम उनको छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे मॉड्यूल में बना के कैसे अपनी कम्युनिटी को अवेयर कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, डीवी एक्ट क्या है, घरेलू महिला हिंसा क्या होती है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, कैसे हम वो हिंसा पहचाने। तो आई थिंक लीगल नॉलेज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो वो जितना ज़्यादा कम्युनिटी में जाएगा उतना ज़्यादा अवेयर होंगे, क्योंकि बस एक एग्जांपल से मैं ख़त्म करूँगी। अभी जब भी कोई पुलिस वाला आता है तो सडनली हम लोग डर जाते हैं, अरेस्टिंग करने के लिए हम डर गए, कभी भी हमको पकड़ा उठा के ले गया। लेकिन अगर हमको पता चलेगा कि देन हमारे राइट्स क्या हैं, कि अगर कोई भी हमको अरेस्ट करने के लिए आ रहा है, उसके पास अरेस्ट वारंट है क्या नहीं है, तलाशी के दौरान वो क्या क्या कर सकता है, महिला को अरेस्ट करना है तो वहाँ महिला कांस्टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जब हम अवेयर होंगे तो आई थिंक हम खुद के लिए अवेयर हो रहे हैं कि कल को हम किसी बुरे दौर में ना फंसे। जी, thank you. I will cover the story of the Ambedkar Pathshala in some episode, and if you invite me in this same. And can you support me and share that you support my Holistic Hair podcast, that initiative that I am talking to connect the Bihar, and can you share some message for me if you have? बिल्कुल, आपके लिए यही मैसेज है कि जो भी कम्युनिटी के मुद्दे हैं आप बहुत ऑनेस्टी के साथ उन मुद्दों को उठाएं, और ज़रूरत है आप जैसे युवाओं की इस फील्ड में काम करने के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का भी काम करेंगे कि जब आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े हैं, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से, आपको देख के और बच्चे भी इंस्पायर हों एजुकेशन में और आगे आएँ। Thank you. Thank you. By the way, when I introduce you, that I have one book for you that I have given gifting you. This beautiful book of Wisdom of Prophets and Message. Thank you. Subscribe to the Holistic Hair Podcast. और मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, और thank you, and be subscribe to Holistic Hair Podcast. And I would like to thank Mohammad Saifullah for the camera persons and all. And thanks a lot for this. Thank you. Jai Bhim.